तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। स्वागत करते हैं आपके अपनी यूट्यूब चैनल पीडब्ल्यूएस क्लासेस में। आज की क्लास 12th वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हमारा चैप्टर 2 विभव और विभवांतर स्टार्ट करने वाले हैं। तो विभव और विभवांतर से रिलेटेड जितने भी सारे डाउट्स होंगे वो इस चैप्टर में क्लियर हो जाएंगे, इस वीडियोस में क्लियर हो जाएंगे, जो आज और आने वाले दिनों में आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही साथ ये कहना चाहेंगे कि आपको थंबनेल देखकर समझ में आ गया होगा कि आज अगर चैप्टर स्टार्ट होने वाला है तो आज विभव और विभवांतर की भूमिका मिलने वाली है आपको। विभव क्या होता है, विभवांतर क्या होता है, अच्छे तरीके से समझिएगा। तो सबसे पहले अगर स्टार्ट करेंगे तो हम विभव नहीं लेकर के विभवांतर लेके चलेंगे। क्यों लेकर चलेंगे, इसके बारे में हम आपको क्लास जैसे ही कंटिन्यू होगा आपको समझ में आ जाएगा कि सर विभव क्यों नहीं और विभवांतर क्यों सही। पहले तो चलिए बिना कुछ देरी के वीडियो करते स्टार्ट। टाइम लेने से कोई फायदा है नहीं, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कमेंट करना ना भूलिएगा, क्योंकि एक मोटिवेशन, एक लाइक, एक कमेंट में बहुत मोटिवेट करता है आने वाले वीडियोस को अपलोड करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि चैप्टर का नाम है विभव और विभवांतर, तो आपको पता होना चाहिए, यहां पर हम लिख रहे हैं बाबू चैप्टर का नाम, जिसका नाम है विभव तथा विभवांतर। विभव तथा विभवांतर कहने का मतलब है पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो जैसा कि आपको पता है कि अगर इसको हम लॉजिकली समझना चाहें तो विभवांतर होता क्या है, तो सबसे पहले हम विभवांतर के बारे में समझते हैं, क्योंकि हमने आपको बताया था कि विभवांतर से हम लोग स्टार्ट करें पूरे के पूरे टॉपिक को। तो आज का टॉपिक होने वाला है विभवांतर। पहला टॉपिक विभवांतर, विभवांतर जिसको बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर। तो विभवांतर जैसे कि होता क्या है, होता क्या है उसके बारे में समझते हैं। अगर इसे हम एक तरीके से समझें तो हम यहां पे एक तरीका लेंगे, उस तरीके को हम लोग देखते हैं ध्यान से। जैसे कह सकते हैं कि अगर इस तरीके से दो हम हौज ले लें, हौज कहने का मतलब दो बर्तन ले लें और दोनों बर्तन को बराबर सतह पर रखा जाए, दोनों बर्तन को बराबर सतह पर रखा जाए, या फिर दोनों बर्तन समान आयतन का हो, दोनों बर्तन समान आयतन का हो और दोनों में पानी भर दिया जाए। क्या भर दिया जाए? पानी। चलिए सर पानी भरते हैं। इस तरीके से हम इसमें पानी डाल दिए, बिल्कुल प्यार से समझिए, इस तरीके से हम पानी डाल दिए। फिर ये भी बर्तन है, समान स्तर पे रखा गया, समान सतह पे रखा गया और दोनों में पानी की जो मात्रा है, लिक्विड जो भरा हुआ है वो दोनों में समान है, दोनों में लिक्विड की मात्रा समान है। ऐसा देखा जाए तो यहां तक है, तो यहां तक दोनों में लिक्विड की मात्रा समान है। तो सबसे फर्स्ट केस क्या हो गया, सबसे फर्स्ट केस इसका जो वॉल्यूम है, आयतन है, वो क्या है सर, दोनों का बराबर है, यानी V1 और V2 एक दूसरे के बराबर है। यानी कह सकते हैं कि आयतन बराबर। पहला केस आयतन तो बराबर है, साथ ही साथ एक और चीज बराबर कर सकते हैं, जल का स्तर। जल का स्तर क्या है, इसमें कोई अंतर नहीं है। तो क्या हम यहां पे कह सकते हैं कि अगर बर्तन है, दो बर्तन है और दोनों बर्तन में जल का स्तर समान, दोनों का आयतन समान, तो ना जल इस बर्तन से उस बर्तन में ट्रेवल करेगा, ना जल इस वाले बर्तन से इस वाले बर्तन में ट्रेवल करेगा। क्योंकि अगर ये बर्तन A है और ये बर्तन अगर B है तो दोनों में जल का स्तर समान है, तो ये बर्तन का जल ना इसमें ट्रेवल करेगा, ना ये बर्तन का जल इसमें ट्रेवल करेगा। कारण आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि जब जल यानी दोनों के स्तर में अगर अंतर कम बेसी का होगा तभी एक जल उसमें जाएगा, उसका जल इसमें आ सकता है। अगर अंतर रहा तो यहां से हम कह सकते हैं, मोटी बात क्या कह सकते हैं, तो ये कह सकते हैं कि जल के स्तर में कोई अंतर नहीं है, यानी जल एक बर्तन से दूसरे बर्तन में स्थानांतरित नहीं होगा, यानी जल का प्रवाह नहीं होगा। जल का प्रवाह एक स्थान से यानी एक बर्तन से दूसरे बर्तन में, एक बर्तन से दूसरे बर्तन
में नहीं होगा। यानी जल का प्रवाह एक बर्तन से दूसरे बर्तन में नहीं होगा। बोलो यहां तक आपको समझ में आ गया है या नहीं? यानी यहां पर जो जल का स्तर था, यानी लेवल में कोई डिफरेंस नहीं था, लेवल इक्वल था, जल का स्तर समान था, वाटर लेवल सेम था। बात समझ में आ गई? एक दूसरा कंडीशन हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। वो दूसरा कंडीशन क्या है कि एक और बर्तन हम लेते हैं, दोनों का आयतन तो इक्वल होगा, लेकिन दोनों का आयतन इक्वल होगा, लेकिन दोनों के स्तर में या फिर जल के स्तर में अंतर आएगा। दोनों के स्तर में अंतर है, दोनों का आयतन इक्वल है, लेकिन इनके स्तर में रखने का रखावट में इनके अंतर आएंगे। एक बर्तन को हम इतने ऊपर रख दिए हैं, एक और बर्तन है जिसको हम इतना नीचे रखे हैं। ठीक है, दोनों में भरा हुआ है पानी, दोनों में भरा हुआ है पानी, दोनों में है पानी भरा हुआ। ठीक है सर, ठीक है, यहां तक तो सर बात समझ में आ गई। अब ये पानी भरा हुआ है। अब समझते हैं कि ये दोनों के स्तर में अंतर है, यानी ये बर्तन इस वाले सतह पर रखी गई है और ये बर्तन है, यानी बर्तन ए का सतह, बर्तन ए का स्तर बर्तन बी के स्तर से काफी ऊपर है। तो यहां पर स्तर में अंतर है, लेवल डिफरेंस है, लेवल डिफरेंस है सर। तो यहां कह सकते हैं इसका स्तर, यानी कहने का मतलब ए और बी का स्तर में अंतर है, तो स्तर कहने का मतलब लेवल अंतर है। लेवल में क्या है? अंतर है। अगर लेवल में अंतर है तो इसका पानी आप इसमें डाल सकते हो, जा सकता है। क्या इसका पानी इसमें आ सकता है? नहीं सर। अगर हम इसको ऊपर कर देंगे तो इसका पानी इसके अंदर आ सकता है, लेकिन इसका पानी मान लेते हैं किसी कारण या किसी पाइप की सहायता से अगर जोड़ दिया जाए तो इसका पानी इसमें ट्रेवल करेगा, ना कि इसका पानी इसमें ट्रेवल करेगा, लेकिन ट्रेवल करेगा क्योंकि इसके स्तर में अंतर है, लेवल में डिफरेंस है। तो यहां कह सकते हैं कि लेवल में डिफरेंस है। दूसरी चीज, जल का प्रवाह पिछले वाले बर्तन में नहीं हुआ था, तो यहां लेवल में डिफरेंस है तो जल का प्रवाह होगा। यानी कह सकते हैं जल का प्रवाह एक बर्तन से दूसरे बर्तन में होगा। बात क्लियर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्या समझा कि जिस प्रकार जल के प्रवाह के लिए जल के स्तर में अंतर होना जरूरी है, उसी प्रकार हम लोग विभवांतर को समझेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही कॉमन कॉन्सेप्ट से समझेंगे। आप लोग पूरे अच्छे तरीके से इसको पूरा देखिए। तो देखिए, जल के स्तर के कारण हम समझ लिए कि जल जब स्तर होता है, जल के स्तर में जब अंतर होता है तो क्या होता है, जल के स्तर में अंतर होता है तो जल एक बर्तन से दूसरे बर्तन में ट्रेवल करता है, और जल के स्तर में अगर अंतर नहीं होता है तो एक बर्तन से जल दूसरे बर्तन में ट्रेवल नहीं करता है। ठीक उसी प्रकार हम लोग समझने वाले हैं विभवांतर। एक हम गोला ले लिए, एक ये गोला है, एक और गोला ले लिए, दो गोला ले लिए, ठीक है ना। अब दोनों गोला जब लिया गया है तो दोनों गोला को हम ध्यान से समझते हैं। इस गोला का नाम ए, इस गोला का नाम है बी। दोनों गोला, एक गोला ए, दूसरा गोला बी। प्यार से समझिएगा बाबू, ध्यान से, टाइम लेकर समझिए, लेकिन समझिएगा ध्यान से। एक गोला ए, दूसरा गोला बी। केस नंबर फर्स्ट क्या होगा, इसमें अगर अंतर देखा जाए, जैसे कहने का मतलब है कि अगर इसका विभव इसके विभव के समान हो, यानी कह सकते हैं कि इसका विभव, यानी इसका अगर विभव भी है तो इसका भी विभव भी है। यानी इसमें कितने विभव है सर? इसमें भी विभव है और इसका भी विभव भी है। यानी कह सकते हैं कि बर्तन ए, बोल सकते हैं गोला ए का विभव गोले बी के विभव के समान है। यानी वी ए इज इक्वल टू वी बी, वी ए इज इक्वल टू वी बी। बात समझ में आ गया होगा। वी ए इज इक्वल टू वी बी। तो यहां पर लिख सकते हैं बाबू, यहां क्या लिख सकते हैं, विभव में कोई अंतर नहीं है, विभव में कोई अंतर नहीं, यानी दोनों का विभव समान है, विभव ए और विभव बी दोनों का विभव समान है। बात समझ में आ गया? विभव में कोई अंतर नहीं। जब विभव में अंतर नहीं है तो क्या इसको हम दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं ऐसे कि v यानी डेल्टा v विभव में अंतर इज इक्वल टू 0? बोलो,
इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, विभव में अंतर इज इक्वल टू 0। जब विभव में अंतर है ही नहीं, तो क्या कह सकते हैं कि विभवांतर यहां शून्य है, यानी कहने का विभव में अंतर बराबर शून्य है। v डेल्टा v इज इक्वल टू शून्य, दोनों का विभव बराबर है, विभव में कोई अंतर नहीं है, यानी विभव में कोई अंतर नहीं है, तो कहने का मतलब डेल्टा v इज इक्वल टू 0, या बोल सकते हैं विभव में अंतर बराबर शून्य। अगर विभव में अंतर बराबर शून्य है, क्योंकि हमने जो रखा है इसका मान लेते हैं, इस पे जितने सारे विभव है, ये जो विभव है इस पे, ये विभव इसके बराबर, गोले बी के बराबर। अब वही चीज हमने लिखा भी ए बराबर भी बी, विभव में कोई अंतर नहीं, तो डेल्टा वी इज इक्वल टू 0। बात यहां तक समझ में आ गई है, अच्छे तरीके से लिखिएगा। देख लिया, चलिए अब यहां से हम लिख सकते हैं कि डेल्टा वी इज इक्वल टू 0। डेल्टा वी इज इक्वल टू अगर 0, तो कह सकते हैं कि विभव में यदि विभव में कोई अंतर नहीं, सॉरी ब्लैक पेन यूज करते हैं, विभव में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है, विभव में कोई अंतर नहीं है, तो आवेश गोला ए से गोला बी में गमन नहीं करेगा, या फिर गोला बी से गोला ए में गमन नहीं करेगा, एक गोले से दूसरे गोले में आवेश ट्रैवल नहीं करेगा, क्योंकि इसके विभव में कोई अंतर नहीं, दोनों का विभव बराबर है, गमन नहीं करेगा। बोलो, बात समझ में आ गई? ये इंपॉर्टेंट था सर। क्यों सर? तो हमने ये भी पढ़ा है कि v आवेश पर डिपेंडेंट है, अब बताओ कि आवेश का मान, यानी कहने का मतलब है कि v का मान इसमें और इसमें दोनों में अगर बराबर है, तो बताइए कि ना ये इसको देगा और ना ये इससे मांगेगा, क्योंकि जितना आपके पास था उतना उसके पास भी है। आपके पास अगर ज्यादा हो तब तो आपसे कोई मांगेगा, आपके पास उतना ही धन है जितना मेरे पास है, तो क्या हम आपसे मांगेंगे? नहीं मांगेंगे। क्या मेरे पास जितना धन है उतना आपके पास है, तो क्या आप हमसे मांगिएगा? नहीं। अना हम दे पाएंगे क्या? बात समझ में आ गया ना? उसी प्रकार जितना विभव यहां है उतना विभव इसके पास है, तो ना ये त्याग करेगा ना ये ग्रहण करेगा। बात समझ में आ गया होगा। अब दूसरे केस में समझते हैं कि एक गोला और ले लिए हम, यहां भी ए लिख दिए, यहां भी बी लिख दिए, इस बार विभव बराबर नहीं है, यानी केस नंबर 2। ये जो है केस नंबर 2। केस नंबर 2 में क्या समझेंगे कि इसका जो विभव है इस बार सेम नहीं है, तो क्या हम लिख सकते हैं VA इज नॉट इक्वल टू VB। VA इज नॉट इक्वल टू VB। बात समझ में आ गई होगी। तो कह सकते हैं कि दोनों वस्तुओं का, इसको कह सकते हैं दोनों वस्तुओं का विभव असमान, दोनों वस्तुओं का विभव असमान है, तो क्या डेल्टा V इज नॉट इक्वल टू 0 के बराबर नहीं है डेल्टा V, क्योंकि दोनों वस्तुओं का विभव असमान है। तो क्या हम यहां लिख सकते हैं कि दोनों वस्तुओं का विभव अगर असमान है, तो बोल सकते हैं बाबू डेल्टा V, यानी विभव में अंतर, डेल्टा V विभव में अंतर लिख सकते हैं बाबू, विभव में अंतर शून्य के बराबर नहीं होगा, शून्य के बराबर नहीं। यहां तक बात समझ में आ गया। तो क्या यह भी कह सकते हैं तीसरी बात कि अगर डेल्टा बी इज नॉट इक्वल टू 0, तो यदि विभव के मान में कोई अंतर नहीं था, यहां लिखे हैं, इसको हम यहां से लिख सकते हैं कि विभव के मान में अगर कोई अंतर है, विभव के मान में यहां पर लिखा गया है विभव के मान में अंतर है, विभव के मान में क्या है? अंतर है, क्योंकि दोनों का विभव सेम नहीं है। तो विभव के मान में अगर अंतर है, तो आवेश एक वस्तु से दूसरे वस्तु में गमन करेगा।
बात क्लियर हो गया होगा सर। एक वस्तु से दूसरे वस्तु में गमन करेगा, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में गमन करेगा, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में गमन करेगा। बात समझिए एकदम ध्यान से। एक वस्तु से दूसरे वस्तु में गमन करेगी। समझ लीजिए बात, अब समझते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है सर, क्योंकि हमने आपको अभी तक अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया है कि इसका विभव इसके विभव को इक्वल नहीं था, इसका विभव इसके विभव को इक्वल नहीं था, यानी आवेश में जरूर कहीं ना कहीं डिफरेंस है। तो आवेश में अगर डिफरेंस है तो चाहे वस्तु ए इसको आवेश दे या वस्तु बी इसको आवेश दे। बात समझ में आ गया? तो क्या हम यहां लिख सकते हैं, क्या हम यहां लिख सकते हैं, क्या हम यहां लिख सकते हैं कि क्या हम यहां लिख सकते हैं कि जिस प्रकार पानी के प्रवाह के लिए, जिस प्रकार यहां पे देख सकते हो, सब थोड़ी देर पहले पढ़ा था आपको, पानी के प्रवाह के लिए, पानी के प्रवाह के लिए, जिस प्रकार पानी के प्रवाह के लिए पानी के स्तर में अंतर होना जरूरी है, अंतर होना जरूरी है, पानी के स्तर में अंतर होना जरूरी है। ठीक उसी प्रकार आवेश के प्रवाह के लिए विभव में अंतर होना जरूरी है, विभव में अंतर होना जरूरी है, अंतर होना जरूरी है। बोलो बात समझ में आ गया? जिस प्रकार पानी के प्रवाह के लिए पानी के स्तर में अंतर होना जरूरी है, पानी के स्तर में अंतर होना जरूरी है, ठीक उसी प्रकार आवेश के प्रवाह के लिए वस्तु के विभव में अंतर होना जरूरी है। ये समझने वाली बात है, एकदम ध्यान से समझिए, पूरे तरीके से समझिए, एकदम ध्यान से समझने वाली बात है, क्योंकि बिना समझे आप इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से नहीं कर पाइएगा, और ना आपको कोई समझाने वाला है कि आप बिना समझाए समझ पाइएगा। तो आप इसे बढ़िया से समझिए, अच्छे तरीके से समझिए। कोई डाउट है? यहां तक किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि डाउट अगर है तो फिर पढ़ाने से कोई फायदा नहीं है, ना पढ़ने से आपको कोई फायदा है, पढ़ाने से भी कोई फायदा नहीं है, ना आपको पढ़ने से कोई फायदा है अगर ये चीज आपको समझ में नहीं आती है तो, क्योंकि समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, समझना बहुत ज्यादा ही जरूरी है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। बात समझ में आ गया? बात समझ में आ गया? ठीक है, चलिए। तो यहां से हम समझ रहे हैं विभवांतर के बारे में। तो विभवांतर की सर परिभाषा अभी तक हमको समझ में नहीं आई। यहां से यह समझ में आ गया कि आवेश के प्रवाह के लिए विभव में अंतर होना जरूरी है, यानी आवेश अगर एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जाना है तो विभव में अंतर होना जरूरी है। तो क्या हम यहां से एक बात और भी समझेंगे कि विभवांतर को ही भौतिक में परिभाषित किया गया है, विभव को परिभाषित नहीं किया गया है। विभव के लिए एक जुगाड़ बनाया गया है, विभव को विभवांतर से निकाला गया है, वो समझेंगे। तो कहने का मतलब है कि सर अगर विभवांतर को परिभाषित किया गया है तो किस प्रकार से किया गया है, ये समझ में आना चाहिए। तो विभवांतर को परिभाषित करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे कहने का मतलब है किसी भी चीज को, जैसे विभवांतर के लिए अगर फॉर्मूला देखा जाए तो आपने पढ़ा है फॉर्मूला V इज इक्वल टू, विभवांतर के लिए अगर फॉर्मूला पढ़ा है तो V इज इक्वल टू W/Q, ठीक है। तो सपोज अगर मान लेती है कि पूरा का पूरा ये आपका जो बोर्ड है एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड में दो आवेश को हम यहां पे कंसिडर कर रहे हैं, दो आवेश। सपोज एक आवेश A है और यहां पर एक और आवेश है जिसका नाम है आवेश B। इसके कारण कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, मोटी मोटी बात समझ लीजिए कि यहां इसके कारण कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है तो सोचने वाली बात है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है तो मान लेते हैं कि बिंदु B से बिंदु A पर कोई आवेश को हम ले जाने का कार्य करते हैं, यानी यहां से हम आवेश को यहां लेके चले गए। तो सर लेकर कितना आवेश जाएंगे? 1 कूलाम आवेश तो ले नहीं जा सकते, क्योंकि 1 कूलाम बहुत बड़ा आवेश है,
एक कूलाम आवेश हम नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि एक कूलाम आवेश बहुत बड़ा कूलाम है, बहुत बड़ा आवेश है। तो हम लोग परीक्षण आवेश को ले जाएंगे। परीक्षण करने का मतलब उसको छोटा सा आवेश ले जाएंगे, चुन्ना सा आवेश ले जाएंगे, छोटा सा आवेश। तो अगर छोटा सा आवेश लेके जाएंगे तो छोटा सा आवेश मान लेते हैं क्यू नॉट, इसको बोलेंगे परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश। इसको लेकर जाएंगे हम क्यू नॉट आवेश, परीक्षण आवेश को लेकर जाएंगे। तो यहां से यहां ले जाने में कोई ना कोई काम तो जरूर होगा। तो मान लेते हैं काम करने वाला कोई बाहरी है, यानी कार्य बाहर की तरफ से हो रहा है, तो W बाह्य, यानी जो कार्य हो रहा है बाह्य, एक्सटर्नल हो रहा है, एक्सटर्नल कार्य हो रहा है। ठीक है, तो कार्य जो हो रहा है, तो बताइए कि इसका विभव और इसके विभव में कोई ना कोई तो डिफरेंस होगा, क्योंकि ये आवेश को इसमें से इसमें दे रहा है। तो कहने का मतलब जितना विभव इसके पास था, क्या विभव ए के बराबर तो नहीं होगा? होगा? नहीं होगा। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि यहां पर अगर देखा जाए कि इसके विभव और इसके विभव में अंतर मिलेगा आपको, तो डेल्टा V इज इक्वल टू, या फिर ऐसे कर सकते हैं कि अगर मान लेते हैं कि एक कूलाम आवेश को ले जाने में, सपोज एक कूलाम आवेश को ले जाने में, एक कूलाम आवेश, सॉरी कलर चेंज करते हैं, यहां से एकदम इस तरीके से इसको ट्रैक करते हैं। एक कूलाम आवेश को लाने में कितना कार्य? तो W बाह्य कार्य, W एक्सटर्नल कार्य हो रहा है। W एक्सटर्नल कार्य मतलब W बाह्य कार्य हो रहा है, एक्सटर्नल कार्य W बाह्य कार्य, W कोई कार्य लिख सकते हैं। तो एक कूलाम आवेश को ले जाने में, एक कूलाम, केवल एक कूलाम, ठीक है, कोई दिक्कत? तो अगर एक कूलाम आवेश को ले जाएगा तो सोचिए कि यहां काम क्या कर रहा है। अगर एक कूलाम आवेश को लेकर चल जाएंगे, एक कूलाम, पूरा का पूरा एक कूलाम, तो क्या ले जा सकते हैं? क्योंकि एक कूलाम बहुत बड़ा है, तो बहुत बड़ा है, तो हम लोग लेकर कितना जाएंगे? क्यू नोट। तो क्या यहां ये लिखना एक कूलाम सही होगा? तो इसको हटा करके हम यहां लिख सकते हैं क्यू नोट आवेश ले जाने में W कार्य हो रहा है। तो सर एक कूलाम आवेश ले जाने में कितना कार्य हो रहा है? W एक्सटर्नल बाई क्यू नॉट। आपने एक नियम पढ़ा होगा, एक नियम, ठीक है ना? तो ये जो कार्य, ये जो हो रहा है ना, यही आपका क्या है? फॉर्मूला है। तो कह सकते हैं कि यहां से यहां ले जाने में आपको क्या काम हो रहा है? तो बताइए कि इसके विभव में कोई ना कोई तो अंतर होगा, तभी तो इधर से उधर भटक रहा है। तो कह सकते हैं कि डेल्टा V इज इक्वल टू W एक्सटर्नल, हटाइए एक्सटर्नल को, कोई दिक्कत नहीं है समझने के लिए, W बटा क्यू नॉट। सर एक्सटर्नल हटाइए तो क्यू नॉट भी हटा दीजिए। लेकिन सर परीक्षण आवेश लेके जाएंगे ना, तो कहीं आपको बुक खोल के देखिएगा, तो बुक में आपको इस तरीके का मिलेगा, डेल्टा V इज इक्वल टू W एक्सटर्नल यानी Y कार्य बटा में क्यू नॉट। क्यू नॉट आपका हो जाएगा परीक्षण आवेश, W एक्सटर्नल जो हो जाएगा वो बाह्य कार्य हो जाएगा, और डेल्टा V को इस तरीके से लिख सकते हैं, VA माइनस का VB, क्योंकि दोनों के बीच में कोई ना कोई अंतर कहने का मतलब कमी या फिर वैसी, अंतर मतलब होता है घटाव। तो VA माइनस VB इज इक्वल टू WEXT अपॉन क्यू नॉट। ये फॉर्मूला आपके निकल कर आ गए, जो फॉर्मूला होंगे विभवांतर का ये फॉर्मूला है, विभवांतर। आपको बात समझ में आ गया? नहीं आया होगा तो फिर से एक बार देखते हैं। बिंदु ए से बिंदु बी, बिंदु ए और बिंदु बी ले लिए, बिंदु बी से हम परीक्षण आवेश को उठा करके बिंदु ए के पास ले जाएंगे, कोई ना कोई कार्य होगा। तो इसका विभव और इसकी विभव मतलब लेके जा रहा है, तो विभव में तो कोई ना कोई डिफरेंस होगा, तो डिफरेंस होगा, तो डेल्टा बी, विभव में अंतर, डेल्टा मतलब अंतर होता है, डेल्टा बी इज इक्वल टू W एक्सटर्नल, जो काम कर रहे हैं वो बाह्य काम लग रहा है, एक्सटर्नल अपॉन में क्यू नॉट, ठीक है ना? तो यहां से डेल्टा V को हम डिफाइन कर रहे हैं, VA माइनस का VB, दोनों के बीच में अंतर है, तो VA माइनस का VB इज इक्वल टू W एक्सटर्नल अपॉन क्यू नॉट। बोलो दिक्कत? यहां तक किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हो जाना चाहिए सर, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इसकी परिभाषा हम लोग कैसे समझेंगे? तो दो बिंदु ए और बिंदु बी, दो बिंदुओं के बीच
विभव के अंतर को ही विभवांतर कहते हैं। दो बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को ही विभवांतर कहते हैं। अगर विभव में डिफरेंस नहीं होगा तो बताइए आवेश एक में से दूसरा में नहीं जाएगा। यहां पे हम समझ लिए थे। तो दो बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को ही क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। दो बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को ही क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। तो सर यहां पे हम लिख सकते हैं दो बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को, दो बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को, विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं, डेल्टा वी कहते हैं। बोलो बात समझ में आ गया? दो बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को ही विभवांतर कहते हैं। बात क्लियर है? साथ ही साथ यह भी बताना चाहेंगे सर, बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है सर, यहां का बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आप लिख सकते हैं या बोल सकते हैं कि इसको याद रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यह है आपके लिए कैप्सूल। क्या है कैप्सूल सर? नोट। क्या है सर? तो नोट ये है आपका कि आप बोल सकते हैं सर विभवांतर को परिभाषित किया गया है, यानी बोल सकते हैं भौतिक में, फिजिक्स में विभवांतर को परिभाषित किया गया है, यानी डेल्टा वी को डिफाइन किया गया है, परिभाषित किया गया है। विभव को नहीं। तो विभव को परिभाषित करने के लिए हम एक जुगाड़ लगाते हैं। वो जुगाड़ है क्या? तो सर वो जुगाड़ को समझिएगा। हम लोग यहां पे थोड़ा सा विभव को समझते हैं। विभव है क्या सर? विभव वी, ठीक है, विभव को वी से डिनोट करते हैं। विभव है क्या सर? तो विभव को समझने के लिए क्या करेंगे? जैसे हमने दो आवेश रखा, एक प्लस एक ए और एक आवेश बोले, दो वस्तु रखा, ठीक है ना? तो दो वस्तु यहां पे परफेक्ट पता था कि दोनों बिंदु कहां पे, लेकिन इस बार नहीं पता रहेगा। केवल और केवल बिंदु मेरे पास ए रहेंगे, ठीक है, इन बिंदु ए रहेंगे। यहां पर जो विभव होगा उसको बोलेंगे वी ए, विभव वी ए। अब यहां पर हम लाएंगे जो आवेश वो अनंत से लाएंगे। तो अनंत से आवेश को लेकर आते हैं, मान लेते हैं कि वो आवेश आ रहा है क्यू नॉट, ठीक है। हमको ये पता है कि अनंत पर जो विभव का वैल्यू होता है वो 0 के बराबर होता है। अनंत पर विभव का वैल्यू कितने के बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। नहीं पता तो आपको रट्टा मार लेना है कि अनंत पर जो विभव का वैल्यू कितने के बराबर होता है। याद रख लीजिए कि 0 के बराबर होता है। तो हमने थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या फॉर्मूला पढ़ा था कि वी ए माइनस का वी बी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, या फिर डब्ल्यू एक्सटर्नल अपॉन क्यू नॉट। तो वी बी इज इक्वल टू 0, तो वी ए माइनस का 0 इज इक्वल टू डब्ल्यू ई एक्स टी बटा में क्यू नॉट। तो क्या इसे लिख सकते हैं? वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू ई एक्स टी अपॉन क्यू नॉट। बोलो बात समझ में आ गई? इस तरीके से हम लोग समझिए, विभव को भी समझ लिया और विभवांतर को भी समझ लिया कि विभव जो है वो विभवांतर का हिस्सा है। फिजिक्स में विभवांतर को परिभाषित नहीं किया गया है, विभवांतर से विभव निकल कर आता है। ये आप आज गांठ मान लीजिए। नहीं पता है तो आपको पता लगा लेना पड़ेगा कि विभवांतर को समझ लीजिए कि विभव को आप समझ लीजिए कि विभवांतर से ही विभव को परिभाषित किया गया है। थोड़ा सा इसका अगर देखा जाए ऐसा यूनिट, तो कार्य का यूनिट होता है जूल, और बताइए कार्य का यूनिट होता है जूल, और बटे में कुलॉम, तो जूल प्रति कुलॉम जो होता है वो 1 वोल्ट के बराबर होता है। तो कह सकते हैं बाबू, कि विभव तथा विभवांतर का एसआई मात्रक या विभव तथा विभवांतर का फॉर्मूला भी आप एज इट इज सेम देख पाइएगा। विभव और विभवांतर का फॉर्मूला के साथ साथ उसका एसआई यूनिट भी आप सेम देख पाइएगा। बात समझ में आ गया होगा। और जो भी आप आवेश लाएंगे ना, उसकी गति एकदम समान होनी चाहिए, ना बढ़ना चाहिए ना घटना चाहिए, तभी आपका एक्यूरेट विभव और विभवांतर का परिभाषा डिफाइन कर पाइएगा। अगर उसमें थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो आप अच्छे तरीके से डिफाइन नहीं कर पाइएगा। तो यहां तक हम आशा करते हैं कि आपको विभव की एक भूमिका वाली चैप्टर, यानी इसका हम एक नींव रख रहे हैं इस चैप्टर का, वो चैप्टर का नींव आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। क्योंकि अगर ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया है तो आगे की क्लास आपको बिल्कुल मक्खन लगेगा। बात समझ में आ गया? बिल्कुल ही मजा आने वाला है। तो बिना कुछ देरी किए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिए भाई, दोस्तों के साथ शेयर करिए। इस तरीके का कंटेंट आपको मिल रहा है,
आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। एक लाइक एक सब्सक्राइब करने में आपका टाइम नहीं लगता होगा। तो प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, ज्यादा वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। तो फिर मिलते हैं इसका एक नेक्स्ट टॉपिक में, जिसमें हम आपको अच्छे तरीके से बिंदुवार इसके बारे में समझाएंगे। चलिए टाटा, बाय बाय, शुभ रात्रि।